नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी किसी मुद्दे से पीछे हटते नहीं दिख रहे। कल रात उन्होंने फिर बड़ोदरा में यानी गुजरात में फिर ये जनता से अपील की है, स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस कर दें, संसाधन कम प्रयोग करो, लेकिन हम तो रोड शो करेंगे क्योंकि जनता को जागरूक करना है। और जनता जागेगी तभी तो कहीं ना कहीं इधर उधर काम के लिए भागेगी। अगर जागरूक नहीं रही तो वो नहीं करेगी। जैसे आज देर रात लखनऊ में स्वर्णकार समाज यानी सुनार सड़क पर उतर आए। बोले जिसे पता ही नहीं है वो हमारा व्यापार ठप कराने के लिए लगा हुआ है, जबकि सुनार परंपरागत बीजेपी का वोट बैंक है। आप देखिए कि नेपाल जैसा छोटा सा राष्ट्र कोचिंग सेंटर बंद कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ऑनलाइन शिक्षा के हमदर्द बन रहे हैं। आप सोचिए कि आम नागरिक अगर डीजल पेट्रोल लेना बंद कर देगा तो क्या उससे देश के तेल की बचत हो जाएगी? मैं तो मानता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आड़ में छिपकर कुछ काम करना चाहते हैं, नेहरू बनना चाहते हैं तो नेहरू बनिए। नेहरू जी ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया था, आप भी कर दीजिए, फिर आकर बात कीजिए। अब नेहरू शास्त्री तो बनना चाहते हो, लेकिन आप जो एक आवरण बना रखा है आपने बहुत विकराल, उससे बाहर, उस अंडे के खोल से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, सीधा सा तात्पर्य। और जब तक उससे बाहर नहीं आओगे तब तक चूजा जन्म नहीं लेगा, तब तक नेहरू और शास्त्री बन नहीं सकते। राकेश सर, क्या है पूरा मामला? इतना विकराल फंस गया, पूरा देश में आपाधापी मची हुई है। आम नागरिक तो बेहद बेचैन है कि होगा क्या। देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो उन्होंने तेलंगाना में दिया, उसमें जितने संकल्प आपसे, हमसे, रामलाल, श्यामलाल, सकीना, सरला सबसे करवा दिए हैं, उसके बाद उन्होंने बड़ोदरा में कह दिया कि स्कूल भी ऑनलाइन कर दिए जाएं। हर तरह के संकल्प वे आपसे, हमसे और देश से करवा रहे हैं। खुद वे क्या कर रहे हैं हम चाहते हैं आगे बातचीत करें, उससे पहले हम अपने दर्शकों को दो छोटी छोटी कतरनें दिखा देते हैं वीडियोस की। आइए सबसे पहले देखते हैं हम उनके बड़ोदरा के रोड शो का वीडियो। ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो आपने देखा कि बड़ोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। और शिव कुमार जी, ये रोड शो उस संकल्प के बाद का है जब तेलंगाना में उन्होंने हैदराबाद में कसम खिलवाई थी देश को कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करना है। इस वीडियो में पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, हमारे दर्शक गिन लें, पूरी दिखाई भी नहीं दे रही, वो टेल एंड तो दिखाई भी नहीं देगा। अब एक और सीन दिखाते हैं। देखिए, ये रहा हमारे स्क्रीन पर सोमनाथ मंदिर के शताब्दी समारोह में, जो भी समारोह है, हो सकता है इससे ज्यादा वर्ष का है शायद समारोह, उसमें प्रधानमंत्री जी ऊपर देख रहे हैं आसमान की तरफ। आइए देखिए, थोड़ा वीडियो आप दिखा दें, आपको दिखा दें। ये देखिए स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं। ये सूर्यकिरण टीम है एक, जो इस तरह का फ्लाई पास्ट दिखाती है। एक प्रदर्शन होता है, ये शो है सूर्यकिरण। देखिए स्क्रीन पर।
करते हैं। बोलो हर हर महादेव, भगवान सोमनाथ की। के विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। अब शिव कुमार जी, आपने देख लिया, दर्शकों ने भी देख लिया, इसमें कितने फाइटर जेट उड़ रहे हैं। ये क्या पानी से चलते हैं? ये क्या हवा से हवा में उड़ते हैं? इनमें जो एविएशन फ्यूल लगता है उसकी कितनी मारामारी है इस देश में। इसके लिए हम आपको सिर्फ इतना याद दिला दें, जो हमने पिछले वीडियो में एक दो हफ्ते पहले आपसे चर्चा में बताया था कि भारत की 3 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने नरेंद्र मोदी जी से कह दिया है कि अब हम हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, क्षमा करो मोदी जी। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया, उनकी विमान सेवा क्यों धरती पर पसरने वाली है? क्योंकि एविएशन फ्यूल बहुत महंगा हो गया है नहीं तेल। और प्रधानमंत्री जी सूर्यकिरण टीम का हवाई प्रदर्शन देख रहे हैं। इसकी इस वक्त क्या जरूरत थी? कोई युद्ध काल है, कोई अभ्यास चल रहा है, युद्धाभ्यास चल रहा है। जब एक एक बूंद की मारामारी है तब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। एक एक बूंद की मारामारी है तब हमारी एयरफोर्स सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए आसमान में उड़ान भर रही है। तो संकट कितना बड़ा है इसे बताने के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, शिव कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश पाठक की जरूरत नहीं है। हमने थोड़ा ही बताया है संकट इतना बड़ा है। ये तो खुद प्रधानमंत्री जी ने बताया है बहुत बड़ा संकट है, कोरोना काल जैसा संकट है, और उसमें देशभक्ति का छौंक डाल दिया। शिव कुमार जी, अगर आप तेल में तली हुई पूड़ी खाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। अभी से अपने घर में बता दीजिए, पूड़ी नहीं बनना है। पकौड़ी मगौड़ी भी तेल में ही बनती है और ज्यादा तेल लगता है सर। अगर आपने पकौड़े बनाए, घर में मगोड़े बनाए, तब भी आप देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कम तेल खाना भी तो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। ये शब्द हैं उनके। और खुद मोदी जी क्या कर रहे हैं? 1600 बसें सोमनाथ के कार्यक्रम में लगाई गई थी। इससे पहले वे आपके गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में गए थे। 2900 सरकारी बसें 2900 मोदी जी की खिदमत में लगाई गई थी। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वे असम जाने वाले होंगे या शायद शपथ समारोह शुरू होने वाला होगा। कितने जहाज उड़ेंगे, कितने हेलीकॉप्टर जाएंगे, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री वहां मंच पर विराजमान होंगे, वे कैसे जाएंगे, कितनी कारें, कितनी बसें, कितना संसाधन झोंक दिया जाएगा ऊर्जा का, इसकी गिनती भी हम और आप नहीं कर सकते। तो ये तो है नरेंद्र मोदी का अखंड पाखंड, कहना कुछ करना कुछ। जो कहा सो किया नहीं, जो किया सो कहा नहीं। अब आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है शिव कुमार जी, बहुत ही शानदार, कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जो संकल्प करवाए हैं, देश से सब कुछ त्याग तपस्या की अपील की है, उसके बाद जैसे ही लोगों ने उन पर सवाल किए तो वे जाकर नेहरू जी की मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए। नेहरू जी का कोई कटआउट उन्होंने ढूंढ लिया और फौरन अपने सामने लाकर खड़ा कर दिया और पूछने लगे कि नरेंद्र मोदी जी को तो जो कुछ कर रहे हैं वो तो नेहरू जी ने भी किया था। पंडित नेहरू ने भी कहा था विश्व में युद्ध चलते हैं तो भारत को भी दिक्कत होती है।
शास्त्री जी ने उपवास का एक दिन अन्न त्याग का आह्वान किया था, लेकिन अब इनकी इस कलई को भी उतार देते हैं। नंबर 1, शिव कुमार जी, ये 2026 है, 1940-50 नहीं चल रहा, 47 में देश आजाद हुआ है। ये 50 और 60 का दशक नहीं है, जब भारत में एक आलपिन नहीं बनती थी, भारत के पास युद्ध लड़ने के लिए हथियार नहीं थे। आपको यकीन नहीं होगा, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जब चीन के साथ 62 का युद्ध हुआ तो हमारी सेना के पास 303 बंदूकें थीं, जो आपके थाने में जमा होती हैं सिपाहियों के पास। चीन के आधुनिक हथियारों के सामने हमारे पास 303 राइफलें थी सिर्फ। कुछ और हथियार भी थे, लेकिन हम कितने नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कितने उस वक्त अशक्त थे, ये पूरी दुनिया जानती है। अब आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री के समय। उन्होंने खाद्यान्न के लिए संकट पैदा हुआ तो उन्होंने अपील की। सबसे पहली बात तो यह है कि शास्त्री जी ने खुद उपवास रखा। उनकी धर्मपत्नी के इंटरव्यू हैं, बाद में उनके कई बयान हैं, और उस समय भी प्रामाणिक रूप से ये बात सामने आई थी कि शास्त्री जी ने स्वयं उपवास रखा था। अपने प्रधानमंत्री के आवास में हल चलाया था शास्त्री जी ने, और ये सब तब था जब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें गेहूं आयात करना पड़ता था अमेरिका से और दुनिया के दूसरे देशों से। वो जो हमारे मोहल्ले और आपके शहरों में जो गाजर घास आई है, वो उसी विदेशी गेहूं के साथ आ गई थी। अब आइए इंदिरा जी की भी बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वो तस्वीर तो सबने देखी होगी, जब भारत की सेनाओं के अधिकारियों के सामने झोली फैलाकर इंदिरा गांधी उस फैली हुई झोली में अपने गहने गुरिये देश के लिए न्यौछावर कर रही हैं। पूरे देश ने उस वक्त अपने अपने घरों से निकालकर जेवर समर्पित कर दिए थे। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, इस भयावह संकट के दौर में नेहरू की तस्वीर के पीछे छुपने वाले नरेंद्र मोदी ने क्या कल से अब तक अपने परिधान में कोई परिवर्तन किया है? शिव कुमार जी, हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हुए थोड़ा गिनकर बता दें कि तेलंगाना की और हैदराबाद की सभाओं में जो अपील उन्होंने की है, उसके बाद कितनी ड्रेसेस वे बदल चुके हैं, कितने अंगवस्त्र, गमछे, कितनी जैकेटें, कितने कुर्ते, कितनी पगड़ियां, कितने कपड़े बदल चुके हैं प्रधानमंत्री जी। पर कपड़े बदलना तो बहुत छोटा खर्च है, ऊर्जा का संकट है ना। आपने क्या अपने रोड शो रद्द किए? क्या आपने कहा कि असम के शपथ समारोह में ज्यादा लोग न पहुंचे? औपचारिक रूप से एक शपथ समारोह हो जाएगा, बाकी 20 राज्यों के मुख्यमंत्री ना आए, सबको आने की कोई जरूरत नहीं है। राजभवन में एक सादगीपूर्ण शपथ समारोह कर लीजिए। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं शिव कुमार जी। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कोई पहल की हो तो ऐसी बातों को क्रियान्वित न किया गया हो। सन 2020 में कोविड काल में मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से। हम सब जानते हैं लॉकडाउन लग चुका था उस समय। शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रियों की शपथ होने वाली थी। मध्य प्रदेश में तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन थे। मैंने सोशल मीडिया पर उस वक्त एक ओपन लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी फेसबुक पर, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश, इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस फैलने की आशंका है, लॉकडाउन के चलते लोग हाथ मिलाने से मना किया गया है, लोगों को एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना है। ऐसे में मेरा अनुरोध है कि राजभवन में सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति में शपथ समारोह होना चाहिए। सिर्फ उतने ही लोग मौजूद रहें जिन्हें शपथ लेनी है, क्योंकि वो सरकार चलाने के लिए जरूरी था मंत्रिमंडल का गठन और मुख्यमंत्री का बनना। आपको विश्वास नहीं होगा, महामहिम राज्यपाल का मेरे पास फोन आया मेरी पोस्ट के 2-3 घंटे बाद। मैं हैरान रह गया कि वो मुझे जानते भी नहीं थे। वो इतना ही जानते होंगे कि मैं भोपाल का एक पत्रकार हूं। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि पाठक जी, आपने सही पहल की है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।
मैं आपसे सहमत हूं। जैसा आपने अपने पत्र में लिखा है, मैंने राजभवन के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जैसा डॉक्टर राकेश पाठक की पोस्ट में लिखा है, सिर्फ उतने लोगों को आमंत्रित किया जाए राजभवन में, इतनी ही सादगी से शपथ समारोह होगा। इतिहास गवाह है कि शपथ समारोह सिर्फ उतने ही लोगों की मौजूदगी में हुआ। शिवराज सिंह और जरूरी 3 मंत्रियों ने शपथ ली, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और शायद एक और किसी मंत्री ने। बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो क्या आज हम शिव कुमार जी के मंच से, स्पेशल कवरेज न्यूज के मंच से प्रधानमंत्री से अनुरोध कर सकते हैं कि मेहरबानी करके असम में शपथ ग्रहण समारोह सादगीपूर्ण रखिए, क्योंकि ऊर्जा का संकट है। सर ऑनलाइन करा दीजिए ज्वाइन। ऑनलाइन करा दीजिए, आप खुद ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, बड़ी सी स्क्रीन लगवा दीजिए वहां पर, क्या दिक्कत है, होता ही है ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। खूब बड़ी 200 इंच की स्क्रीन लगवा दीजिए स्टेज पर, हेमंता जी के पीछे प्रधानमंत्री दिखाई दें, वहां से संबोधित करें। आपने ही तो कहा है कि ऑनलाइन मीटिंग शुरू कीजिए, क्या कुछ नहीं कहा है उन्होंने, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, जूम मीटिंग कीजिए, सब कुछ तो उन्होंने कहा है। तो वे भी तो आना जाना शुरू कीजिए, मेट्रो से आना जाना कीजिए। तो कम से कम एक बड़े शपथ समारोह में आप 10-20 बैरल पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं, न जाने कितना बच सकता है। तो समाज के सामने आपको आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। गांधी जी कहते थे, जैसा आप दुनिया को चाहते हैं वैसा पहले खुद बनना पड़ेगा आपको। जो परिवर्तन आप दूसरों में चाहते हैं वो परिवर्तन पहले खुद में करें। तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे देश के सामने एक नजीर पेश करें, आदर्श बनकर उपस्थित हों। इसके बाद सरकारी खर्चे वाली बात पर आएंगे। शिव कुमार जी, अभी आपका एक सवाल ले लें, फिर उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। सर मेरा सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री जी बार बार मेट्रो का जिक्र करते हैं, तो क्या सभी मेट्रो शहर, जो बड़े बड़े शहर हैं, क्या उनमें मेट्रो संचालित है? अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ या और 1-2 शहर, 10-5 और शहर, उन्हीं की मेट्रो से पूरा देश चल जाएगा? या फिर आपने परिवहन की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ कर दी है सभी राज्यों की कि कहीं कोई संसाधन का समस्या आएगी नहीं? थोड़ा सा इसको भी दर्शकों को बताना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए सर, बहुत ही अहम मुद्दा उन्होंने उठाया कि देश के लोग मेट्रो से आए जाएं, कार पूलिंग करें। पहली बात तो यह है कि पूरे देश की कुल आबादी का 10% से भी कम हिस्सा होगा जो मेट्रो का इस्तेमाल करता होगा। आपने कुछ शहरों के नाम, महानगरों के नाम गिना दिए हैं, और उसमें 2-4 जोड़ लेते हैं, हमारी जानकारी में नहीं है पर होंगे। जयपुर जोड़ लीजिए, जयपुर में भी मेट्रो चल रही है। बेंगलोर है, जयपुर है, बेंगलोर है, चेन्नई है, चेन्नई है। हम मान लेते हैं 150 करोड़ लोगों के देश में 20 शहरों में मेट्रो चल रही होगी। अरे सर, हम तो 100 में मान लेते हैं, 80 उनके और बढ़ा देते हैं, झूठे साँचे बढ़ा देते हैं। बाकी की बची जनसंख्या वो मेट्रो ढूंढने के लिए क्या दूसरे शहर में जाएगी? ग्वालियर जैसे शहर, जबलपुर जैसे शहर, आपका कानपुर जैसा शहर, इलाहाबाद, इनमें है मेट्रो? क्या चल गई है सर, थोड़ी सी कहीं कानपुर में थोड़ी सी चल गई, पर इलाहाबाद, बनारस, इनमें मेट्रो नहीं है मेरी जानकारी के मुताबिक। नहीं। देश में कितने महानगर हैं जहां मेट्रो नहीं है? महानगर, मैं छोटे शहरों की बात ही नहीं कर रहा, छोटे शहरों में तो खैर मेट्रो की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब इसमें एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताते हैं, एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं। मोदी जी मेट्रो से यात्रा करने की बात कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में तो इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों में सामान्य दिनों में लोग मेट्रो में नहीं चल रहे। आप तो लॉकडाउन के दिनों में, लॉकडाउन जैसे ही लगने वाला है, हमारे दर्शकों को बता दें कि इंदौर मेट्रो ने, मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अभी 1 हफ्ते पहले बाकायदा इसका विज्ञापन और सूचना जारी की है कि अब आप मेट्रो में शादी समारोह कर सकते हैं, रिसेप्शन कर सकते हैं, पार्टियां कर सकते हैं, क्योंकि मेट्रो में सवारियां नहीं आ रही हैं। इंदौर और भोपाल की मेट्रो प्रतिदिन लाखों रुपए के घाटे में चल रही है। गिनती के भी कुछ सैकड़ा लोग उसमें सफर नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब मेट्रो में शादी ब्याह होंगे, रिसेप्शन होंगे, बर्थडे पार्टी कर सकते हैं आप अपने बच्चे की। और मजेदार बात, चूंकि मेट्रो चल ही नहीं रही है, तो मेट्रो रेल कारपोरेशन ने कहा है
कि आप चाहें तो खड़ी मेट्रो में कार्यक्रम कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको अपने लड़का लड़की की शादी चलती हुई मेट्रो में करना है, तो मेट्रो चल रही है भंवर कुआं से लेकर खजराना तक, या जो भी स्टॉपेज है कहीं का भी गिन लीजिए, तो आप चलती मेट्रो में भी शादी समारोह कर सकते हैं। और उसकी फीस है, बाकायदा उसके लिए रेट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो मोदी जी कौन सी मेट्रो में लोगों को चलने के लिए कह रहे थे? कितने ऐसे शहर हैं जहां मेट्रो छोड़िए, कहां जहां सिटी बसेस की ऐसी व्यवस्था है कि लोग सामूहिक सामुदायिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकें। तो नरेंद्र मोदी एक स्वप्न लोक में रहते हैं, उनकी सुविधाओं में, उनके ऐशो आराम में कोई खलल न पड़े, इसलिए वे सारी जिम्मेदारी जनता पर थोप देते हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको मैं आपको ले चलना चाह रहा था, जिस पर कि चलिए हम तो सब कर लेंगे, हम और आप, हमारे दर्शक, नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त सब मिलकर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करेंगे, मेट्रो में चलेंगे, कारपूलिंग करेंगे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तेल कम खाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। अब कहां कहां तक गिनाया उन्होंने, जो कुछ कहा है वो हम सब करेंगे। हुजूर माई बाप, आप क्या करेंगे? सरकार ने या प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से किसी तरह की किसी कटौती का ऐलान किया है? क्या देश को बताया कि भारत सरकार सरकारी संसाधनों में कहां कहां कटौती करने जा रही है? क्या सरकार ने कहा है कि सरकारी खर्चों में, अधिकारियों के भत्तों में, सुविधाओं में, गाड़ियों के काफिले में, इसमें कोई कटौती होने जा रही है? अब एक थोड़ा सा कड़वा उदाहरण ले लेते हैं सर, थोड़ा सा अंधभक्तों को तकलीफ होगी, वैसे तकलीफ होना नहीं चाहिए, वो देश तो उनका सबसे प्रिय और हिजगरा देश है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ही सबक सीख लीजिए। वहां के प्रधानमंत्री ने अभी चंद दिनों पहले, जी सर, जब पाकिस्तान ने अपने यहाँ लॉकडाउन और तेल के सामान की जब कमी जाहिर की, तो हमारे यहाँ जो अंधभक्त पत्रकार हैं उन्होंने उसकी बड़ी मजाक बनाई थी। बिल्कुल अब अपना प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा है तो उनके बारे में भी थोड़ी टिप्पणी जोड़ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी आएंगे। जब इन लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी पाकिस्तान की, तो किस मुद्दे पर उड़ाई थी? मुद्दा यह था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तमाम सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया था। उन्होंने अपने मंत्रियों, अधिकारियों, सबकी तमाम तरह की सुविधाओं में कटौती देश के सामने पेश कर दी थी। मैं उसको भी मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा विस्तार से बता पाऊं कि क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी कि हम अपनी सरकार के तमाम आयोजनों में, सुविधाओं में क्या क्या कमी करने वाले हैं। ये हम आपको बता देते हैं, 1 सेकंड लगेगा। देखिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई हफ्ते पहले कह दिया था, क्योंकि संकट तो था और पूरी दुनिया को मालूम था तेल संकट आने वाला है, ऊर्जा का संकट आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही बहुत सारी चीजों के बारे में सूचना दे दी थी। ये देखिए, शहबाज शरीफ ने कहा था, पूरा ब्यौरा पेश किया था कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। सरकारी खर्चों में कटौती, अगले 2 महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 50% की कटौती, एम्बुलेंस और पब्लिक बसों में छूट दी गई थी, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, सार्वजनिक परिवहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एम्बुलेंस। बाकी की सारी सरकारी गाड़ियों में जो फ्यूल अलाउंस मिलता था, ईंधन के लिए जो भत्ता मिलता था, उसमें 50% की कटौती। जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं उसमें 60% से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल 2 महीने के लिए बंद कर दिया गया। अगले 2 महीने तक जितनी सरकारी गाड़ियां उसमें 60% को ऑफ रोड कर दिया। जो फेडरल वहां की कैबिनेट है, संघीय सरकार है पाकिस्तान की, केंद्रीय सरकार, उसकी जो कैबिनेट है वो 2 महीने के लिए सैलरी नहीं दी जाएगी। उसमें सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। बाकी सरकारी अधिकारी जो 3 लाख से ज्यादा कमाते हैं उनकी 2 दिन की सैलरी काटी जाएगी। इतनी सारी चीजें उन्होंने कर दी थी कि आप सोच भी नहीं सकते
कि पाकिस्तान जैसा देश छोटी छोटी बातें, सरकारी दफ्तरों में गाड़ियां, फर्नीचर, एयर कंडीशनर और दूसरी जो चीजें जो निरंतर खरीद फरोख्त चलती है सरकारी दफ्तरों में, आप जानते हैं सारी दुनिया में होता रहता है, उस सब पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो पाकिस्तान की सरकार ने अपने ऊपर पहले नियम और अनुशासन लागू किए, सारी कटौती अपने ऊपर लागू की। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, इन सबको प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारी और मंत्री यात्रा नहीं करेंगे कि मीटिंग लेने के लिए इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। ऑफिशियल डिनर और जो पार्टियां होती हैं उन्हें भी बंद कर दिया गया। सोच कर देखिए, सरकारी कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें भी होटलों में नहीं होंगी, जो सरकारी इमारतें हैं, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस या और जो सरकारी जो सभागार होते हैं उनमें मीटिंगें होंगी। इतने सारे काम जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने किए अपने ऊपर लागू, तो भोंपू मीडिया ने उसकी खिल्ली उड़ाई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने इनमें से एक भी काम नहीं किया, एक भी ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया कि सरकार अपने खर्चों में कटौती करने जा रही। अपन तो फुल ऐश करेंगे, जनता तेल भी कम खाए। अगर आप दाल तड़का खाते हैं तो तड़का लगाना भी बंद कर दीजिए, वरना आप देशद्रोही कहलाएंगे। और अंतिम बात जोड़ दें सर, हमने अभी सोच रहे हैं नाश्ते में पराठे खाएंगे, तो कैंसिल कर दें प्रोग्राम फिर? बिल्कुल, पराठों में भी तेल घी लगता है। आप तो सूखी रोटी खाइए बिना चुपड़ी हुई, यद्यपि बहुत सारे लोग तो नहीं खाते मना हैं। कर दें कि नाश्ते में आलू का पराठा नहीं बनना चाहिए, तत्काल मना कर दें। बिल्कुल तत्काल, वरना हो सकता है, देखिए मुझे तो एक और आशंका लग रही है, हो सकता है वो हिटलर की जर्मनी में एक गेस्टापो और उसके 2 गैंग थे, जिनको गैंग ही कहना चाहिए, वे लोगों के घरों तक में जाकर छापे डालते थे। ये भी हो सकता है मोदी जी की भगवा ब्रिगेड आपके घर में आकर, आपकी रसोई में आकर चेक करे कि आप कहीं पराठे तो नहीं खा रहे, पूड़ियां तो नहीं तली जा रही हैं, तेल का ज्यादा उपयोग तो नहीं कर रहे। अगर ऐसा होगा तो आपकी मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, आपको घर से घसीट कर लाया जा सकता है कि ये व्यक्ति देशद्रोही है, इसके घर में मंगोड़े तले जा रहे थे। और अंतिम बात, यहां बातचीत खत्म करेंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहते, इसलिए 15 मई को 4 देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 15 से 17 मई तक वे नीदरलैंड में रहेंगे, 17 मई को स्वीडन पहुंचेंगे, 17 से 19 मई नॉर्वे में रहेंगे, उसके बाद 19 से 20 मई तक इटली में रहेंगे। इधर दिल्ली में गर्मी भी बहुत है और यूरोप के सारे देश बहुत ठंडे देश हैं, तो जो कमी रह गई हो उनकी तरफ से वे अपनी तरफ से इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में, ऊर्जा की बचत के इस महायज्ञ में, इस अभियान में अपनी तरफ से आहुति देने के लिए ऐसे हाथ हिलाते हुए 15 तारीख को विदेश जा रहे हैं। इति सिद्धम। सर, आप देखेंगे कि विदेश जाकर वो क्या क्या संदेश देंगे, विदेश से क्या क्या लेकर आएंगे, तेल लाएंगे, गैस लाएंगे, कि खाली हाथ आएंगे और फिर कहेंगे कि मित्रों हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, हम खाली नहीं आए हैं। और फिर मेडल लेकर आए, देश के लिए कुछ लाए चाहे नहीं लाए, मेडल लेकर जरूर आएंगे। आपको देश हित में कुर्बानी तो देनी होगी, और ये देश कुर्बानियों का देश है, कुर्बानियों पर टिका हुआ है। हम दे न दें, लेकिन आप 24 घंटे कुर्बानी के लिए तैयार रहिए, और आपकी कुर्बानी ही प्राथमिकता है हमारी। आप कुर्बान हो जाएंगे फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कुर्बानी के इंतजार में लाइन में लगी रहिए। अब देखते हैं कौन कौन इस पर आगे बढ़ता है। आपने हमें समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।